इन देशों को तो कभी जरूरत पड़ी नहीं नाटो की। जो सब मतलब इन्होंने ज्वाइन इसलिए किया कि यूएसए सबसे पावरफुल देश था, तो इनको लगा कि भैया चलो कभी हम पे आक्रमण हुआ रशिया की तरफ से तो अमेरिका हमें बचाने आएगा। लेकिन उल्टा ये हुआ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हुआ क्यों, रशिया ने इस काम को किया क्यों। एक और चीज जो लोग कह रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं। नमस्ते मित्रों, दुनिया में कहीं भी जंग शुरू हो जाए स्टूडेंट्स की डिमांड शुरू हो जाती है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। और हमारे भी फेवरेट देशों में से एक इन्वॉल्व है इस युद्ध में, रशिया, तो सोचा बना ही देते हैं वीडियो इस पे भी। तो आपकी उन तमाम डिमांड्स का धन्यवाद। और कोशिश करते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो ये नई क्राइसिस शुरू हुई है उसको एकदम आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करें। तो इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तब दुनिया में दो नए महासत्ता, दो नए सुपर पावर्स आ चुके थे। एक था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा था रशिया। तो इन दोनों के बीच अब फिर एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वगैरह में पढ़ा होगा कि अब इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई कि एकमात्र सुपर पावर कौन बचेगा दुनिया में। तो इन दोनों के ब्लॉक्स भी डेवलप हो चुके थे। रशिया वाले ब्लॉक को, यूएसए वाले ब्लॉक को कहा जा रहा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक या फिर डेमोक्रेटिक, क्योंकि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो है कैपिटलिस्ट, यानी हिंदी में कहा जाता है पूंजीवादी, मूढ़ीवादी, अलग अलग शब्द हैं इसके। और रशिया की जो कैपिटलिस्ट जो शासन व्यवस्था थी उसका नाम है कम्युनिज्म। तो इनका एक ब्लॉक शुरू हुआ कम्युनिस्ट ब्लॉक, हिंदी में कहा जाता है साम्यवादी। कुछ और नाम है इनके, सोशलिस्ट, समाजवादी, या फिर मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी वगैरह, जो आप स्कूल में शायद पढ़े होंगे। तो दोनों देशों के बीच एक शीत युद्ध सा शुरू हुआ था। प्रॉपर वॉर नहीं हुई थी, प्रॉपर दोनों ब्लॉक्स का कभी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ कि वन ऑन वन कभी सारे देश इकट्ठा आके लड़ लिए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वॉरफेयर का तरीका अलग था, माने जासूस भेजे जाते थे एक दूसरे के देशों में। कई बार यहाँ जैसे क्यूबा के पास एक मिसाइल क्राइसिस भी हो गई थी, और कई बार अंदेशा रहा। हॉलीवुड ने काफ़ी सारी फिल्में बनाई है इस कोल्ड वॉर पे। तो अब जब एकमात्र सुपर पावर बनना था तो दोनों के बीच एक होड़ और मची थी कि किसके अंडर कितने ज़्यादा देश होंगे, किसके प्रभाव में कितने ज़्यादा देश होंगे। तो कन्फ्रंटेशन का एक बहुत बड़ा सीन यहाँ पे था यूरोप में, और रशिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। रशिया जिसको हम आज रशिया कहते हैं, उस टाइम पे उस देश का नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और उस देश के अंदर, उस देश समूह के अंदर, यूनियन है तो संघ हुआ, तो उस सोवियत संघ के अंदर 15 देश और थे रशिया के अलावा। तो ये लिथुआनिया, इस्टोनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया। यूक्रेन तब उसी यूएसएसआर का हिस्सा था। इनका फ्रेमवर्क था पूरा जोसेफ स्टालिन का आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन आया, कम्युनिस्ट क्रांति वाला पहला देश दुनिया का, उसके बाद से रशिया के सबसे बड़े नेता उभर के आए जोसेफ स्टालिन। और ये स्टालिन का ही आप कह सकते हैं पूरा आर्किटेक्चर था कि ये सोवियत यूनियन, इतने सारे देशों का समूह जो बना था। उस सोवियत यूनियन में एक और जीएस की जानकारी दे दूं साइड बाय साइड। ये 5 देश कहे जाते हैं सेंट्रल एशिया। ये अंग्रेज़ों ने अलग अलग देशों के अलग अलग ग्रुप्स अपनी तरफ से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो भारत पड़ता है साउथ एशिया में। ये लोग जितनी भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स में आप नक्शे देखेंगे भारत का, उसमें आप देखेंगे ये लोग दुष्टता कर देते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखा देते हैं। तो ये आप कभी भी कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट का अगर आप नक्शा देखें तो ज़रूर गौर कीजिएगा। विकिपीडिया भी शुरुआत में दिखाता था, बाद में फिर भारत सरकार के प्रेशर के तहत
भारत के अंदर अगर आप नक्शा देखेंगे दुनिया का, तो उसमें कश्मीर भारत का भाग होगा, लेकिन भारत के अलावा अगर किसी और देश में देखेंगे तो वो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाते। तो ये इस चीज़ को हमें इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की ज़रूरत है, विरोध करने की ज़रूरत है। खैर, इस वक्त दूसरा कोई नक्शा अवेलेबल ना होने की वजह से ये वाला नक्शा आपको देखना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ मैं। तो भारत हुआ साउथ एशिया, चाइना वाला पोर्शन हुआ ईस्ट एशिया, ये गल्फ वाला हुआ वेस्ट एशिया, और ये वाला है साउथ ईस्ट एशिया। ये वाला पोर्शन सोवियत यूनियन का एक भाग है जिसे कहा जाता है सेंट्रल एशिया। और इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी जी ने इस साल 2022 में 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। फिर बाद में कोरोना की 3rd वेव के चलते इनकी फिजिकल विजिट कैंसिल हो गई थी और फिर वर्चुअल समिट एक हुई थी सभी 6 राष्ट्राध्यक्षों के बीच, मोदी जी प्लस ये 5। तो इन 5 देशों के नाम आप लिख सकते हैं। ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ये भी उस टाइम पे यूएसएसआर का भाग हुआ करते। अब हुआ क्या कि यूएसए के जो जंग थी मेनली, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन उस जंग का था, उस डोमिनेंस का, वो था यूरोप में। और यूरोप का बंटवारा हो गया था ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के बेसिस पे। आपको थोड़ा सा ध्यान हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या स्थिति थी। तो यूरोप का लास्ट सरेंडर करने वाला देश था जर्मनी, और जर्मनी को हराने में अमेरिका और रशिया दोनों का बहुत बड़ा रोल था। जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया और रशिया की बड़ी सी आर्मी के सामने उनकी आर्मी नहीं टिक पाई, और फ्रांस जो कि बहुत बड़ा देश है यूरोप का, जर्मनी के पूरे कंट्रोल में था। तो यूएसए की आर्मी फ्रांस वाले बंदरों से, फ्रांस वाले पोर्ट से एंटर की यूरोप में, और फिर फ्रांस जीतते हुए फिर जर्मनी पहुँचे। तो यूएसए की आर्मी इस तरफ से आ रही थी जर्मनी को सरेंडर कराने, और रशिया की आर्मी इस तरफ से आ रही थी जर्मनी को सरेंडर कराने। दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ और दोनों ने आधा आधा रशिया आधा आधा जर्मनी बांट लिया, जिसको कहा जाता है स्पॉइल्स ऑफ द वॉर। माने युद्ध जीतने के बाद जो देश आपने बर्बाद किया है उसकी कितनी ज़्यादा संपत्ति आपको मिलेगी। तो जर्मनी के बंटवारे हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इस पोर्शन को कहा जाने लगा वेस्ट जर्मनी, इसको कहा जाने लगा ईस्ट जर्मनी। और वेस्ट जर्मनी हुआ डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट, अमेरिका के प्रभाव में था, और ईस्ट जर्मनी हुआ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, रशिया के प्रभाव में। तो इस तरह से ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप की लकीरें खींच गई थी, और इनमें बहुत सारे देश जो यूएसएसआर के पड़ोसी देश थे, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया वगैरह, ये सब रशिया के प्रभाव में थे। अब दोनों सुपर पावर्स के बीच दोनों के मन में एक दूसरे को लेके इतना ज़्यादा अविश्वास था, इतना ज़्यादा भय का माहौल था कि दोनों को लग रहा था कभी भी जंग हो सकती है हमारे बीच। तो दोनों ने मिलिट्री अलायंसेस भी बनाने शुरू किए। तो एक बड़ा मिलिट्री अलायंस बना दोनों के बीच। एक अमेरिकन वाला मिलिट्री अलायंस था जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इस साइड के वर्ल्ड से केवल 2 देश थे, अमेरिका और कनाडा, और बाकी सारे देश थे इधर से वेस्टर्न यूरोप से। तो डेनमार्क, नेदरलैंड्स, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, इटली वगैरह, जर्मनी में वेस्ट जर्मनी। और रशिया ने एक ग्रुप बनाया था अपना जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। तो ये वाला जो लाल वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सोवियत यूनियन, और उसके बगल वाले देश पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, इन 7 देशों की रशिया वाली ट्रीटी थी जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। और ये वेस्टर्न यूरोप जो था डेमोक्रेटिक वाला, वो वाला पूरा पार्ट था, नाटो का मेंबर था। इन दोनों के बीच करार ये था कि मान लीजिए नाटो में जितने सभ्य देश हैं, अगर आपने उनमें से किसी एक देश पे भी आक्रमण किया तो सभी नाटो देश मिलकर आप पे आक्रमण करेंगे।
इन देशों को तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं नाटो की, जो सब मतलब इन्होंने ज्वाइन इसलिए किया कि यूएसए सबसे पावरफुल देश था, तो इनको लगा कि भैया चलो कभी हम पे आक्रमण हुआ रशिया की तरफ से तो अमेरिका हमें बचाने आएगा। लेकिन उल्टा ये हुआ कि अमेरिका की अपनी सुपर पावर बनने की एम्बिशंस के चलते अमेरिका ने अनलिमिटेड वॉर्स की पूरी दुनिया में, और इन सब देशों को फालतू में बिना किसी अपने निजी स्वार्थ के, सिर्फ नाटो के मेंबर होने के नाते इन सब देशों को लगातार युद्ध में उलझाए रखा। तो ये हिस्टोरिकल जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है लोगों के मन में कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, इससे ये फैक्ट का बहुत रिलेशन है। मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि इसका क्या संदर्भ था। तो ये ग्रुपिंग्स बन गए और फिर हुआ क्या कि इस ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप की युद्ध में, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के युद्ध में जीत तो होनी थी कैपिटलिस्ट ब्लॉक की, ये निश्चित था, क्योंकि कैपिटलिज्म शब्द का मतलब होता है पूंजीवाद, यानी वो लोग प्राइवेट बिजनेसेस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और कम्युनिज्म वाला जो इकोनॉमिक पॉलिसी है साम्यवाद वाली, उसमें प्राइवेट बिजनेसेस का कोई स्कोप नहीं होता, सारे बिजनेस गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की ही मोनोपोली होती है, गवर्नमेंट सबको नौकरी देगी लेकिन बिजनेस सारे गवर्नमेंट करेगी। और भारत तो गुप्तभोगी है इस चीज़ का। हमें पता है कि भैया जिस टाइम पे भारत सरकार साबुन भी बना रही थी, बाइक भी बना रही थी, गाड़ियाँ भी मैन्युफैक्चर कर रही थी और हर चीज़ भारत सरकार मैन्युफैक्चर कर रही थी, तब क्या हुआ था, इतनी बड़ी मशीनरी हो गई ब्यूरोक्रेसी की कि उस मशीनरी को चलाना ही मुश्किल था, तो फ्लॉप होनी थी। तो फिर 91 में हमने भी फिर उस पुराने ढर्रे को खारिज किया, कम्युनिज्म वाले, सोशलिज्म वाले। और फिर जब से भारत ने 91 में कैपिटलिज्म की राह पकड़ना शुरू किया, प्राइवेट बिजनेसेस को जब से ग्रोथ देना शुरू किया, उसके बाद भारत में कितना पैसा आया ये हम सबको पता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। रशिया, चाइना में भी यही हुआ था। चाइना भी 1980s तक, लगभग 70s के अंत तक इसी कम्युनिज्म पॉलिसी, सोशलिज्म पॉलिसी के ऊपर चल रहा था। उसके बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कैपिटलिज्म वाला, पूंजीवाद वाला मोड़ देना शुरू किया। आज चाइना का ग्रोथ कितना है सबके सामने है। रशिया ने आज भी कैपिटलिज्म नहीं अपनाया हुआ है। तो रशियन इकोनॉमी और ये जितने भी ईस्टर्न यूरोप वाले जितने कम्युनिस्ट देश थे, उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ थी। तो ये बात तो निश्चित थी कि भैया जिसके पास पैसा है वो युद्ध जीतेगा। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप की जीडीपी पूरे यूरोप का 90% थी, 91%, और ईस्टर्न यूरोप की जीडीपी पूरे यूरोप का सिर्फ 9% थी। तो आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप की जीडीपी, वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी ईस्टर्न यूरोप से लगभग 10 गुना बड़ी थी। और जर्मनी में तो इस कदर तक कंपैरिजन हो सकता था क्योंकि एक ही देश के दो बंटवारे हुए थे। तो ईस्टर्न जर्मनी एकदम गरीब, एकदम कंगाल, और वेस्टर्न जर्मनी एकदम अमीर। तो जर्मन लोगों को तो सबसे ज़्यादा टीस थी कि भैया ईस्ट जर्मन लोगों को कि हम क्यों ये कम्युनिज्म के उसमें पचड़े में उलझे हुए हैं। और अमेरिका वगैरह के प्रोपागेंडा वॉर, माने इंफॉर्मेशन वाला वॉरफेयर, जासूसी वाला, तो वो सब चल रहा था। उसके चलते चलते फिर धीरे धीरे इन सब देशों में असंतोष फैलना शुरू हुआ और सोवियत यूनियन का अल्टीमेटली कोलैप्स हुआ, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह थी ये इकोनॉमिक डाउनफॉल। और एक राष्ट्रपति आए थे सोवियत यूनियन के, जिसको कि बहुत गालियां दी जाती है रशिया में, कि जिन्होंने पूरे बृहद रशिया का, ग्रेटर रशिया का, सोवियत यूनियन का बंटाधार किया, डिसोल्यूशन कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। नाम है इनका मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव की अध्यक्षता में अंत में जो पूरा यूएसएसआर था 15+ देशों वाला, उस पूरे सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और ये जितने भी आपके अलग सारे इकट्ठा जितने देश थे वो सब अलग हुए। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव के बाद ये देश आए, ये राष्ट्रपति आए रशिया के, जिनका नाम है बोरिस येल्त्सिन। रशिया के पहले राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। तो
हुआ क्या उसके बाद, विघटन के बाद, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रशिया की इकोनॉमिक हालत ख़त्म हो चुकी थी। 98 में लगभग रशिया सोवरेन बैंकरप्ट हो चुका था, यानी कि पूरा का पूरा देश बैंकरप्ट हो चुका था, मतलब अपनी उधारी चुकता करने के लायक नहीं था 98 में। इस खराब हालत थी, उस खराब हालत में पुतिन ने रशिया की कमान संभाली और फिर रशिया का धीमे धीमे ग्रोथ शुरू हुआ। लेकिन जब आप कमज़ोर होंगे तो जाहिर सी बात है आपका दुश्मन आपको और कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, और यही काम अमेरिका ने तब किया। उन्होंने अपने नाटो का एक्सपांशन सोवियत यूनियन के जो पुराने देश थे उनकी तरफ भी करना शुरू किया, मतलब उनमें से भी बहुत सारे देशों को नाटो का सभ्य देश बनाना शुरू किया। तो जैसे कि ये वाले देश आप देख सकते हैं, ब्लू वाले वेस्टर्न यूरोप के देश हैं जो नाटो के मेंबर थे 1990 से भी पहले, और ये येलो वाले देश आप देख सकते हैं जो नाटो के मेंबर बने हैं 97 के बाद, जिन्होंने 97 के बाद नाटो को ज्वाइन किया। तो उसमें वो तमाम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कभी वार्सो पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे या फिर कभी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा हुआ करते थे, जैसे कि ये सब रोमानिया, स्लोवेनिया वगैरह। यहाँ आप देख सकते हैं सोवियत यूनियन के जो भाग थे, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये भी नाटो में ज्वाइन हो चुके हैं। ब्लू वाला कलर नाटो वाला है, और ये पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, स्लोवेनिया वगैरह जो किसी समय पे वार्सो पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे, यानी रशिया के मित्र देश थे, वो भी आज अमेरिका के मित्र देश हो चुके हैं। अब मसला कहाँ फंसा, वर्तमान में क्राइसिस शुरू कहाँ से हुई? यूक्रेन, जो कि रशिया का आज के टाइम पे एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश बचा है बड़ा वाला जो नाटो का मेंबर नहीं है, उस यूक्रेन ने नाटो का मेंबर बनने की प्रोसेस शुरू कर दी है। ये रहा यूक्रेन। तो ये सब तो नाटो के मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो रशिया का पड़ोसी नाटो वाला देश हो जाएगा, और रशिया नहीं चाह रहा कि भैया इतना बड़ा मिलिट्री ब्लॉक मेरे पड़ोस में आ जाए। तो रशिया ने यूक्रेन के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, आगे जाके तस्वीर दिखाता हूँ उनकी, उनको भी मना किया, रशिया को भी, अमेरिका को भी मना किया कि भैया मेरे बैकयार्ड में मत आओ, मेरा आंगन छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। और लेकिन अमेरिका के पूरे प्रयास हैं कि यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाए। क्यों अमेरिका चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने? क्योंकि जो पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था उसमें रशिया के बाद सबसे पावरफुल देश था यूक्रेन। मिलिट्रीली बहुत पावरफुल था। रशिया का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल, जो परमाणु शस्त्र वाला पूरा असला था, गोला बारूद, वो सब यूक्रेन में हुआ करता था। आपको यदि एक नई वेब सीरीज़ आई थी अभी चेरनोबिल नाम से, जहाँ पे एक रशिया का न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करता था, 3 बड़ी ट्रेजेडीज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनमें से एक चेरनोबिल। तो वो चेरनोबिल यहीं पे था यूक्रेन में। और एग्रीकल्चर वाइज उनकी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है यूक्रेन में। प्लस उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी शक्तिशाली थी, काफ़ी बड़ी थी, तो शस्त्रों का उत्पादन अच्छे तादाद में होता था वहाँ पे। तो इन सब वजहों से यूक्रेन रशिया का अनमोल रतन था, सोवियत यूनियन का। और एक राष्ट्रपति थे रशिया के, निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने यूक्रेन का एक ये सदन वाला पोर्शन है क्रीमिया, उस क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था रशिया के पास से। ये क्रीमिया हुआ करता था रशिया का, और 1954 में इसे गुडविल जेस्चर के नाते यूक्रेन को दिया था, क्योंकि बहुत पावरफुल देश था। तो एक मतलब रशिया के अंदर एक ये भी टीस है कि भैया हमने तुमको इतना बड़ा ये क्रीमिया वाला पोर्शन दे दिया, उसके बाद भी तुम हमसे दगा कर रहे हो। एक और चीज़ थी कि जब 91 में सोवियत यूनियन का विघटन होना था, तो तब विद्रोह करने वाला, सोवियत यूनियन से विद्रोह करने वाला सबसे पहला देश यूक्रेन था। यूक्रेन ने अपने देश में जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, और मेजॉरिटी ने वोट किया कि भैया हमें रशिया से अलग होना है। तो सोवियत यूनियन से अलग होने वाला सबसे पहला देश भी यूक्रेन ही था।
यूक्रेन का विरोध रशिया को लेके 1930 से था, जब जोसेफ स्टालिन रूसिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे थे। रूसिफिकेशन यानी सोवियत यूनियन को पूरा बना रहे थे। तब भी 1930s में ही यूक्रेन ने स्टालिन का भी विरोध किया था कि हमें रशिया का पार्ट नहीं बनना। तो आप कह सकते हैं कि विरोध के बीज तभी से थे यूक्रेन में। रशिया को तब भी पसंद नहीं आया था। और स्टालिन ने क्या किया कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो दो रीजियंस हैं बहुत बड़े यूक्रेन के, दोनेस्क और लुहांस्क, और इस पूरे पार्ट को कहा जाता है डॉनबास। तो इस डॉनबास में 1930s में एक फैमीन आया था। फैमीन माने अकाल पड़ा था, अनाज की शॉर्टेज हुई थी और भुखमरी से लोग मर रहे थे। स्टालिन ने उस मृत्यु के आंकड़े को लाखों तक पहुंचने दिया। मतलब लाखों लोगों को अपनी उपेक्षा के कारण, अपनी अवॉइडेंस के कारण लाखों लोगों को यहाँ मरने दिया। जब वो लाखों लोग मर गए तब स्टालिन ने क्या किया, रशियन भाषा बोलने वाले, रशियन ओरिजिन वाले काफ़ी सारे मज़दूरों को यहाँ बसाना शुरू किया, ताकि आगे चल के यहाँ की पॉपुलेशन में रशियन लोगों का प्रपोर्शन बढ़ जाए। तो आज के टाइम पे इस डॉनबास रीजियन में लगभग 40% लोग रशियन ओरिजिन वाले लोग हैं और मेजॉरिटी लोग रशियन भाषा भी बोलते हैं। तो काफ़ी लोग उन रशियन लोगों से प्रभावित होकर रशियन भाषा बोलने लगे हैं। तो वो भी अब अपनी नेशनलिटी को रशिया के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुके हैं। तो ये कम्युनिस्ट देशों की ये बहुत बड़ी खासियत है कि 100 साल पहले उनके विजन होते हैं और एक के बाद एक नेता ऐसे आते हैं कि जो 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले जिस नेता ने कोई विजन रखा था उसको वर्तमान वाला नेता भी जस का तस इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखेगा आपको। जैसे पिछले साल 2021 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल ख़त्म हुए तो शी जिनपिंग ने माओ जेडोंग के विज़न की बात की कि भैया माओ जेडोंग ने जब पार्टी की स्थापना की थी 1921 में तो 100 साल का विज़न रखा था कि 2021 में पार्टी कहाँ पे होगी और आज हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमें गर्व है इस बात का। तो 100 साल का विज़न होना कम्युनिस्ट देशों के लिए नॉर्मल सी बात है और स्ट्रेटेजिकली चलते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हैं 1930 वाला स्टालिन का विज़न आज जाके पुतिन के काम आ रहा है। तो इन एरियाज़ में हमेशा से प्रो रशिया और एंटी यूक्रेन सेंटिमेंट हमेशा से देखने को मिला है। 91 में जैसे ही यूक्रेन रशिया से अलग हुआ तभी इस पोर्शन में, ये दोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादी संगठन शुरू हो चुके थे, सेपरेटिस्ट फोर्सेस शुरू हो चुके थे जो कह रहे थे कि भैया ठीक है, अगर तुमको रशिया में नहीं रहना, तुमको सोवियत यूनियन में नहीं रहना, तो हमें इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दो, क्योंकि हमें तो रशिया के साथ ही रहना है, हम प्रो रशिया हैं। तो खैर तब उस चीज़ को कुचल दिया गया था, लेकिन वो विरोध की आग हमेशा भड़कती रही यूक्रेन में। प्लस यहाँ पे कुछ ओलिगार्क्स हुआ करते हैं। ओलिगार्क्स माने कुछ पूंजीपति, कुछ अमीर लोग। ओलिगार्क माने कुछ पूंजीपति, कुछ अमीर लोग जिनके अंडर इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन जो लोग अपने अंडर कंट्रोल करते हैं। कुछ 5-6 अमीर घराने होते हैं जिनको कहा जाता है ओलिगार्क। तो यहाँ के जो ओलिगार्क्स हैं वो भी प्रो रशिया हैं, रशिया के फेवर में हैं वो, और पैसा बहुत है इनके पास, तो इन्फ्लुएंशियल पावर भी काफ़ी है उनके पास। ऐसा ही एक ओलिगार्क था रशिया में, यूक्रेन में, जिसका नाम है विक्टर यानुकोविच। इसने 2004 में ही इस अलगाववाद की आग को भड़का दिया था कि भैया आप साउथ और ईस्ट यूक्रेन को अलग कर दो। साउथ और ईस्ट यूक्रेन माने क्रीमिया और डॉनबास। आगे चल के 2010 में यही जनाब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और 2010 से 2014 तक ये राष्ट्रपति रहे। इनके टाइम पे करप्शन वगैरह काफ़ी बढ़ चुका था, इनके परिवार की संपत्ति वगैरह काफ़ी बड़ी थी और जनता के अंदर विरोध था इस बात को लेके। प्लस इन्होंने क्या किया, यूक्रेन और रशिया के बीच एक ट्रीटी थी इस क्रीमिया वाले स्टेट को लेके, जब निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया यूक्रेन को दिया था तब, कि ये वाला जो पोर्शन है इसे ब्लैक सी कहा जाता है, ये रशिया है और ये यूक्रेन है और ये वाला क्रीमिया है। तो ट्रीटी ये थी कि रशिया की नेवल फ्लीट, नौकादल, उनका जो नेवल जहाज़ हैं, नेवी के लड़ाकू जहाज़, उस फ्लीट को आप ब्लैक सी में रहने दोगे।
इस अग्रीमेंट को विक्टर यानुकोविच ने अपने शासनकाल में 25 साल के लिए और बढ़ावा दे दिया और बढ़ा दिया आगे। तो जनता को लगा कि भैया विक्टर यानुकोविच तो यूक्रेन के इंटरेस्ट को रशिया के हाथों बेच रहा है, तो इससे भी विरोध हुआ, करप्शन के चार्जेस थे। प्लस उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और यूक्रेन में राष्ट्रपति की 2 टर्म्स की लिमिट थी, उस लिमिट को विक्टर यानुकोविच ने हटा दिया। तो ये यूक्रेन की जनता ने सोचा कि भैया ये तो यूक्रेन को रशिया बना देगा और आजीवन ये अपने पद से हटेगा नहीं, तो हम तो गुलाम हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। तो फिर यूक्रेन के अंदर ये विक्टर यानुकोविच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 2 बार विरोध हुए हैं। एक बार 2010 में विरोध हुआ था, जिसे कहा जाता है ऑरेंज रिवॉल्यूशन। अरब स्प्रिंग नाम से एक विरोध का एक लहर चली थी अरेबिया के देशों में। कुछ तानाशाहों के खिलाफ वहाँ की जनता ने डेमोक्रेसी लाने के लिए एक रिवॉल्यूशन टाइप शुरू किया था, जिसको कहा जाता था अरब स्प्रिंग। ठीक उसी तरह यूक्रेन में भी वो आग फैली थी, जिसको कहा गया था ऑरेंज रिवॉल्यूशन। विक्टर यानुकोविच बच गए थे ऑरेंज रिवॉल्यूशन में, लेकिन 2013 में इनकी गतिविधियों के विरोध में यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उस कीव का जो मेन एक स्क्वायर है, उस वहाँ पे यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुए थे। यूरो माने यूरोप और मैदान माने अरबी शब्द है मैदान, जो हिंदी में हम जिसका मतलब मैदान करते हैं वही हुआ। तो आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। आज इस जगह को कहा जाता है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ये यूक्रेन की राजधानी कीव का मेन स्क्वायर है। जैसे दिल्ली में आप देखें कनॉट प्लेस है, ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग में टियाननमेन स्क्वायर है, ठीक उसी तरह ये कीव में इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। वहाँ का मेन चौक है उनकी राजधानी का। 2014 में काफ़ी सारा विरोध हुआ विक्टर यानुकोविच का, वो भाग गए रशिया। उसी टाइम पे जब विक्टर यानुकोविच रशिया भाग गए, उसी टाइम पे रशिया ने क्रीमिया पे आक्रमण कर दिया और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। क्रीमिया अपने कब्जे में चला गया और यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन शुरू हो गई ईस्टर्न यूक्रेन में। तो ये क्रीमिया रशिया ने अपने हाथों कर लिया और ये ईस्टर्न यूक्रेन है, यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन शुरू हो गई। आप लोगों को यदि याद हो तो उसी टाइम पे 2014 में वहाँ पे यूक्रेन में एक मलेशिया का प्लेन गिराया गया था यूक्रेन के सेपरेटिस्ट लोगों ने, और ठीक उसी साइड से कुछ ही मिनटों पहले मोदी जी का प्लेन निकला था यूक्रेन के आसमान में से। तो उस इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्रीमिया को तो रशिया ने अलग कर दिया। क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया रशिया ने। क्रीमिया की जनता ने कहा कि हमको रशिया में मिल जाना है। क्रीमिया हथिया लिया, जिससे उनको ब्लैक सी के अंदर अपना पैसेज, फ्री पैसेज मिल गया। मतलब अब रशिया ब्लैक सी को आराम से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ भी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी लुहांस्क और दोनेस्क में। तो यहाँ के लोगों ने भी जनमत संग्रह कराया था और उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दो, हम रिपब्लिकन्स हैं। लेकिन पुतिन ने तब मान्यता नहीं दी थी इन दोनों देशों को, दोनेस्क और लुहांस्क को। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति बदलते हैं, नए राष्ट्रपति आते हैं पेट्रो पोरोशेंको, और पेट्रो पोरोशेंको के कार्यकाल में यूक्रेन, रशिया और यूरोप के कुछ देशों की मध्यस्थता के कारण कुछ अग्रीमेंट हुए, जिनका एक अग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था मिन्स्क अग्रीमेंट। मिन्स्क अग्रीमेंट 2 बार हुए, मिन्स्क अग्रीमेंट 1 2014 में और मिन्स्क अग्रीमेंट 2 2015 में। मिन्स्क रशिया का पड़ोसी देश है, रशिया और यूक्रेन का, जिसका नाम है बेलारूस। उस बेलारूस की राजधानी है, कैपिटल है उसका मिन्स्क। दोनों अग्रीमेंट फेल हुए। ये भाई साहब भी प्रो रशिया थे, पेट्रो पोरोशेंको। 2014 से 2019 तक इनका कार्यकाल चला। उसके बाद नए राष्ट्रपति आए यूक्रेन में, जिसका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और ये रशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। दोनों के नाम का मतलब सेम ही होता है। रशियन भाषा में इनका नाम व्लादिमीर है, यूक्रेनियन भाषा में इनका प्रोनाउंसिएशन, व्लादिमीर का प्रोनाउंसिएशन होता है वोलोदिमीर। जैसे मान लीजिए अगर मैं बंगाल में होता तो मेरे नाम को प्रोनाउंस किया जाता शौंकेत, ठीक उसी तरह
ठीक है। तो 2019 में ये भाई साहब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। ये प्रो अमेरिका थे और इन्होंने नाटो की सदस्यता बनने की तरफ अपने प्रयास को और सक्रिय कर दिया और इनको गुस्सा आया कि भैया ये नहीं होगा। तो ये वाला पूरा सिस्टम है। रशिया का एक और पड़ोसी जॉर्जिया, ये रशिया, ये जॉर्जिया। जॉर्जिया ने भी जब नाटो का सदस्य बनने की हिमाकत शुरू की थी, तब 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया के भी 2 प्रांतों को अपने अंदर कर लिया था। उनमें एक प्रांत है ये अबखाजिया और दूसरा प्रांत है ये साउथ ओसेशिया, साउथ ओसेशिया और अबखाजिया। तो 2008 में पुतिन यही काम कर चुके हैं ऑलरेडी जॉर्जिया में। 2014 में यूक्रेन का एक प्रांत अलग किया, क्रीमिया, रशिया में मिला लिया। और 2022 में जब दोबारा से ये वाला शुरू हुआ, तब उन्होंने सबसे पहला काम किया दोनेस्क और लुहान्स्क को रिपब्लिक्स घोषित कर दिया, जिसका जनमत संग्रह हुआ था 7-8 साल पहले। तो उस कार्ड को अब जाके खेला। तो खैर, पहले यहाँ पे ये इनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया। यहाँ रशियंस की तादाद बहुत बड़ी है उनकी पॉपुलेशन में और उनका डायरेक्ट सपोर्ट है रशियन आर्मी को। विदाउट लोकल सपोर्ट कोई आर्मी किसी भी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकती। तो फ्री पैसेज तो था इनको यहाँ पे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हुआ क्यों, रशिया ने इस काम को किया क्यों। उसकी वजह हैं ये लोग। मतलब अमेरिका को शुरू से यही नहीं समझ आ रहा कि भैया उनका दुश्मन कौन है, उनका दोस्त कौन है। सोवियत यूनियन जब 91 में कोलैप्स हो गया था, तब यूएसए कोल्ड वॉर जीत चुका। ये यूएसए ने कई बार घोषणा कर रखी है, हॉलीवुड ने कई सारी फिल्में बना रखी हैं। 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने रशिया के और पहला भाषण उन्होंने दिया यूनाइटेड नेशंस में, तब भी उन्होंने ये बात कही 2000 में कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अमेरिका का वो पुरानी फैंटेसी, जो पुराना प्रेम था उनका रशिया की तरफ, वो जा नहीं रहा था। तो उनको यही लग रहा था बस रशिया दुश्मन है, रशिया दुश्मन है। प्लस इन भाई साहब ने अपनी पर्सनल दुश्मनी जॉर्ज बुश, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे 2001 से 2008 के बीच, और इन्हीं के कार्यकाल में लादेन ने वो 9/11 वाली घटना की थी, टेररिस्ट घटना। उसके बाद ये गए आक्रमण करने अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज लगभग 20 साल रही, हम सब ने देखा 2001 से 2021 तक। और ये जब अफ़गानिस्तान गए तो इन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मदद ली आतंकवाद को ख़त्म करने में। आपको भी हंसी आ रही होगी, मतलब आपको भी पता है कि आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो पाकिस्तान का भैया साथ थोड़ी लोगे। इनको नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था। 2008-9 की जनवरी में इनका राष्ट्रपति कार्यकाल ख़त्म हुआ, इनका शुरू हुआ। 2011 तक अमेरिका की फ़ौज लादेन को खोज रही थी अफ़गानिस्तान में। 2011 में इनके कार्यकाल में पता चला कि भैया लादेन को तो पाकिस्तान ने ही छुपा रखा था। उसके बावजूद 2016 तक इन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने के पैसे पाकिस्तान को दिए हैं, जो कि पूरा पैसा ड्रेन आउट हो रहा था। इनको पता ही नहीं था, करप्शन में जा रहा था सारा पैसा। और अमेरिका को पिछले 4 राष्ट्रपति जो महान लोग मिले हैं, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या किस्मत है उस देश की, इतनी फूटी हुई किस्मत कि ऐसे ऐसे महान लोग मिले हैं जिन्होंने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हैं। मतलब दोस्त किसको बनाना, दुश्मन किसको बनाना, ये पता ही नहीं उनको। इनको दोस्ती करनी चाहिए थी भारत से कि पाकिस्तान से, और इनको दुश्मनी अगर किसी से थी तो वो करनी चाहिए थी चाइना से। वो ये लोग उलझे रहे अभी भी रशिया में। रशिया ख़त्म हो चुका है। 2001 से 2021 तक अमेरिका ने जो अपना पूरा फोकस लगाए रखा अफ़गानिस्तान में, अगर वो फोकस उन्होंने चाइना पे लगाया होता, क्योंकि चाइना तब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था, तो 20 साल इन्होंने चाइना को दे दिए, बेटा आराम से ग्रो करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो। और चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था अमेरिका के पैसों पे। तो आज हालत देखिए, चाइना इतना पावरफुल हो चुका है कि अमेरिका को आंख दिखा रहा है। और अमेरिका को लगा भैया तुम कब पावरफुल हो गए थे, भैया जब तुम रशिया और चाइना और अफ़गानिस्तान में उलझे हुए थे, तब चाइना इतना पावरफुल हो चुका था। अब इनको समझ आ रहा है कि वो दोस्ती करने लायक देश तो भारत है।
तो एक महाशय ये आए, इनके भी कुछ डिसीजंस ऐसे थे फॉरेन पॉलिसी के जिनको आप कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक थे, और कुछ डिसीजंस ऐसे थे कि आप कहेंगे कि भैया क्या सोच के ले रहे हो तुम यार। तो इनका एक कदम अच्छा था, इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की। जो ट्रेड वॉर अगर ये शुरू करते थे तो आज कुछ हालत और होते दुनिया के। प्लस इन्होंने एक काम और किया कि पाकिस्तान को जो टेररिज्म के नाम पे मदद दी जा रही थी उसको बंद कर दिया। तो आज आप देख रहे होंगे अमेरिका को भी समझ आ रहा होगा पाकिस्तान का असली चरित्र क्या है, कि वो किन किन लोगों से हाथ मिला रहा है। और अब अभी तो इमरान खान ने खुद अमेरिका की भी बुराई कर दी कि नहीं ये तो गलत लोग हैं, दोस्ती नहीं है, भरोसा नहीं करते, भरोसा तोड़ते हैं वगैरह। उसके बाद आई ये महाशय, क्या तारीफ़ करूं मैं इनकी, इन्होंने जो ब्लंडर किया ये वाला अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने का, उनका अपना देश उनकी मजाक उड़ा रहा है कि भैया क्या सोच के आ गए। तो अफ़गानिस्तान का विड्रॉल, अगर आपको डाउट हो ना हो कि अमेरिका का सुपर पावर डम ख़त्म हो चुका है, अफ़गानिस्तान के विड्रॉल से अमेरिका महाशक्ति नहीं रहा, अगर इस बात पे आपको शंका हो तो पुतिन ने उस शंका को पुष्ट कर दिया। पुतिन ने ये आक्रमण क्यों किया? अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि बेटा अब तुम सुपर पावर नहीं हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों देशों के बीच एक कॉमन कड़ी है अफ़गानिस्तान। सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने के पीछे सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे 10 साल तक जो आक्रमण किया वो बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत काफ़ी हद तक जवाबदेह है। अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब पिछले 2000 वर्षों में कोई विदेशी ताकत अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुई। तो सोवियत यूनियन ने 70s के एंड में आक्रमण किया था अफ़गानिस्तान पे, और लगभग 79 से 89 तक उनका आक्रमण चला। इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो सुपर पावर डम ख़त्म हो गया। अमेरिका के पास पैसा ज़्यादा था तो उनकी इकोनॉमी ख़त्म होने में 20 साल लगे, 2001 से 2021 तक। तो चूँकि, और तब जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था तब तालिबान के फोर्सेस को पैसा इसी अमेरिका ने दिया था। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा बेटा जिस अफ़गानिस्तान में तुमने हमें ख़त्म किया था उसी अफ़गानिस्तान ने तुम्हें भी ख़त्म कर दिया है, और मैं तुमको बता रहा हूँ कि अब तुम सुपर पावर नहीं रहे। तो मेन वजह इस आक्रमण की ये है मेरे हिसाब से। जैसे इंग्लैंड के लिए सुएज़ कैनाल क्राइसिस मूवमेंट था 1956 में, इज़राइल ने एक आक्रमण कर दिया था इजिप्ट पे, और ब्रिटेन के कहने पे और फिर अमेरिका के कहने पे सब कुछ वापस लेना पड़ा। अमेरिका ने इंग्लैंड को भी डांट लगाई थी। हमारा इज़राइल पैलेस्टाइन क्राइसिस वाला एक लेक्चर हमने अपलोड किया था, उसमें डिटेल में बात हुई है सुएज़ कैनाल क्राइसिस के ऊपर। अगर नहीं देखा हो ज़रूर देखें, आपके यहाँ पे लिंक आ चुकी होगी, या फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद यहाँ कहीं लिंक आ जाएगी। बहुत शानदार लेक्चर है, ज़रूर देखिए, वो मेरा अब तक का शायद बेस्ट लेक्चर है वो। तो ये 2022 का यूक्रेन अमेरिका के लिए वही मोमेंट है जो इंग्लैंड के लिए सुएज़ कैनाल क्राइसिस मोमेंट था। 1956 में अमेरिका ने इंग्लैंड को औकात दिखा दी थी कि अब तुम सुपर पावर नहीं रहे। ठीक वही काम रशिया कर रहा है अमेरिका के साथ, अब तुम सुपर पावर नहीं रहे। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। नए सुपर पावर कौन है? चाइना तो है ये है, और दूसरा ग्रो कर रहा है भारत। तो इस टाइम पे भारत का जितना ब्राइट फ्यूचर है उतना और किसी देश का नहीं है। आने वाले 10-15 वर्षों में भारत जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, इकोनॉमिक सुपर पावर हम बन चुके होंगे। एक और चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, तो अभी तो नहीं लग रहा वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि अमेरिका की औकात नहीं है वर्ल्ड वॉर करने की। अमेरिका के पैसे ख़त्म हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में। और जो नाटो देश हैं जिनकी शुरुआत में हमने बात की थी, वेस्टर्न यूरोप वाले, उनकी भी इकोनॉमिक हालत नहीं है इस टाइम पे वॉर करने की। तो फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। अगर हो गया वर्ल्ड वॉर तो अमेरिका सुपर पावर नहीं बचेगा, उसके बाद ये बात भी तय है। और एक बात और बताऊं आपको, नए सुपर पावर्स को उभारने में वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम नहीं चाहते वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन अगर हुआ तो वेस्टर्न वर्ल्ड की सत्ता गड़बड़ा जाएगी, डगमगा जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे वो यूक्रेन को ज़्यादा
कुछ मदद कर भी नहीं रहे, केवल शस्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत की भी एक आलोचना हो रही है कि भारत ने न्यूट्रल स्टैंस लिया है इसमें, जो कि ठीक है, क्योंकि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। क्रायोजेनिक इंजन से लेके, न्यूक्लियर बम से लेके, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 और अन्य कितने सारी मदद रशिया ने हमको अनकंडीशनल मदद की हुई है डेवलप करने में। और इतना अच्छा दोस्त है, हम क्यों दगा दें उसको। यूक्रेन के साथ हमारे कोई खास उतने अच्छे संबंध नहीं है। एक चीज़ और कही जा रही है कि मान लो वर्ल्ड वॉर हो गया तो रशिया और चाइना तो एक ब्लॉक में होंगे, और चाइना का एक एडॉप्टेड चाइल्ड भी है पाकिस्तान, वो भी उसी ब्लॉक में होगा। तो भारत को तो रशिया से मदद मिलेगी नहीं, भारत की दुश्मनी अपने आप हो जाएगी रशिया से। भैया ना इतना बचकाना देश रशिया है ना भारत है। मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हो भी गया, मान लीजिए, भगवान ना करे हो, मान लीजिए हो भी गया, तो इंडिया और रशिया के बीच ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हिडन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो ज़रूरत नहीं है ना कोई फालतू में क्यों दुश्मनी लो यार, ठीक है। और भारत को ये बैलेंसिंग एक्ट आता है, अच्छी तरह से आता है। पिछले 75 वर्षों में हमने बड़ी अच्छी तरह से दोनों पावर्स के बीच ये बैलेंसिंग एक्ट किया हुआ है, वही जारी भी रहना चाहिए आगे जाके। तो यूपीएससी वाले छात्रों के लिए खास, अगर मैं इसमें पूछा जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, भारत को बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना चाहिए। गलवान वाला जब हुआ था तब अमेरिका ने इंटरफियर नहीं किया था। क्या अमेरिका ने चाइना को कुछ बोला, आलोचना वगैरह की? ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा इश्यू समझ आ गया होगा। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।